प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान में विद्रधि जो निदान है वो हम लोग पढ़ते हैं। और आप लोग अभी देखिए, मैंने ग्रुप में इंग्लिश में केस पेपर भेजा है। कुछ लोगों को फॉरेन के पेशेंट रहते हैं या कोई इंग्लिश स्पीकिंग लोग रहते हैं, तो उनके लिए केस टेकिंग में ये आसानी हो जाएगी। आप लोग अगर ये देंगे तो, क्योंकि हिंदी वाला तो मैंने दिया है, मराठी वाला भी आप लोगों के पास है, लेकिन इंग्लिश में भी केस पेपर होना चाहिए। तो ये आप लोग सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में या जहां पर भी, या प्रिंट आउट निकाल के रखिए। इंग्लिश में मैंने केस टेकिंग के लिए केस पेपर दिया है। अभी विद्रदी का हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो विद्रदी तो हमने स्थान भेद से कैसे कैसे विद्रदी तो वह पढ़ा है। अभी स्त्राव निकलने के मार्ग, तो नाभे रूप परिजाह पक्वा पक्वा यान्ति ऊर्ध्वम मितरे त्वदः। मतलब नाभि के ऊपर जब विद्रति जब पकती है तो स्राव ऊर्ध्व मार्ग से अर्थात मुख के द्वारा होता है। और नाभि के नीचे विद्रति का स्राव अधो मार्ग अर्थात गुदा से होता है। नाभि में उत्पन्न विद्रति का स्राव दोनों मार्गों से होता है। तो ये ऊपर और नीचे और जो बीच में नाभि में हो रही है उसके बारे में बता दिया है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि स्त्राव निर्गम मार्ग महा नाभेर इत्यादि उपरिजा वृक्क प्लीहादिजा यान्ति स्रवन्ति नाभिजस्तु उभय मार्गस्रावी ऊर्ध्वाधः स्रावश्च तथा गतित्वाध वातस्य यदा हारिता ऊर्ध्वं प्रभिन्नेषु मुखन्नराणं प्रवर्तते अस्त्रिक्सहितोऽपि पुयः अधः प्रभिन्नेषु च पायुमार्गात् द्वाभ्यां प्रवृत्तिस्त्वैह नाभिजेषु इति इतरिति नाभि बस्ती वंक्षण जहा। मतलब अब विद्रधि के स्त्राव मार्ग का निर्देश करते हैं नाभिर इत्यादि। नाभिर उपरिजा अर्थात नाभि के ऊपर के अंगों में होने वाली विद्रधि जब पक जाती है तो फूटने पर उसका स्त्राव मुख से या ऊर्ध्व मार्ग से होता है। नाभि के नीचे गुद बस्ती आदि से होने वाले विद्रधि का स्राव अधो अर्थात गुद द्वारा मूत्र मार्ग से होता है। किंतु नाभिज विद्रधि का स्राव मुख और अधः मूत्र मार्ग या गुद मार्ग दोनों मार्गों से हो सकता है। ऐसा वायु की गति के कारण होता है, जैसा कि हारित ने भी कहा है। हारित कौन थे? तो अग्निवेश के क्लासमेट थे। तो हारित ने कहा है हारित संहिता में कि नाभि के ऊपर होने वाली विद्रधि पक कर फूटने पर ऊर्ध्व मार्ग अर्थात मुख से रक्त और मवाग युक्त स्त्राव से स्रवित होती है, और नाभि से नीचे होने वाली विद्रधि पायु अर्थात गुद और मूत्र मार्ग से एवं नाभिज विद्रधि दोनों ऊर्ध्व ऊर्ध्व और अधो मार्ग से स्रवित होती है। ऐसा आप लोग अगर विद्रधि देखेंगे एप्सिस अलग अलग स्थान में होती है तो इस तरह से निकलती है। मैं आप लोगों को ऐसे विद्रधि के जो पेशेंट आते हैं उनका मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। ये तो थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी आप लोग को देखना चाहिए, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अभी साध्य साध्य लक्षण 17 18 19 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। अधः स्त्रुतेषु जीविते जीवेत्तु स्त्रुतेषूर्ध्वं न जीवति हृन्नाभि बस्ति वर्ज्या ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः जीवेत कदाचित् पुरुषो नित्तरेषु कदाचन साध्य विद्रयः पंच विवर्ज्य सान्निपातिकः आम पक्व विदग्धत्वम तेषां शोथ वदादिशेत। मतलब गुद मार्ग से स्त्राव होने पर रोगी बच जाता है, किंतु मुख से स्त्राव होने पर रोगी नहीं बचता है। हृदय नाभि और बस्ती की विद्रधि के अतिरिक्त अन्य स्थानों की विद्रधि में शस्त्र क्रिया करने पर कदाचित रोगी बच भी जाता है, किंतु हृदय नाभि और बस्ती की विद्रधि चाहे पक्कर फुटे चाहे शस्त्र क्रिया की जाए रोगी नहीं बचता है। इन मर्म स्थानों की विद्रधि असाध्य होती है। अब बाह्य विद्रधि की असाध्य साध्य साध्यता कहते हैं। 6 प्रकार की बाह्य विद्रधि ऊपर कहा है उनमें सन्निपातज विद्रधि के अतिरिक्त 5 प्रकार की विद्रधि साध्य होती है, और सन्निपातज विद्रधि असाध्य होती है। इन विद्रधियों की अपक्वता पक्वता और विदग्धता व्रण शोध के समान जाननी चाहिए। आचार्य भोज विद्रधि के असाध्यत्व बतलाते हुए कहते हैं कि बस्ती में होने वाला विद्रधि पकने पर भी असाध्य ही होती है। तो ये साध्य साध्यता हमें जरूर जानना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया कि हम 100% हर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। जो आजकल लोग गारंटी मानते हैं कि डॉक्टर आप गारंटी दीजिए कि आप पूरी तरह से हमको ठीक कर देंगे, तो ऐसा हमारे आचार्य लोग जो आप्त लोग हैं उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि कोई हम हर बीमारी को 100% नहीं ठीक कर सकते हैं।
इसीलिए साध्य साध्यता बताया है। तो इन्होंने टीकाकार क्या बोलते हैं इस पर, वो हम लोग देखते हैं। साध्यत्वादिक महा अध इत्यादि अधस्त्र अधस्त्रुतेष्विति स्वयमेव यदा नाभ्यादिजा भिन्ना अधः सूचन्ति तथा जीवति स्त्रुतेषु ऊर्ध्वं न जीवति इति ऊर्ध्वं पूयस्या सम्यक् निर्गमान्न जीवनम हिरण्यनाभिबस्तिर्वर्ज्या इति प्लीह क्लोमादिजाः भिन्नेषु बाह्यत इति वैद्य व्यापारेण भिन्नेषु अन्ये मर्माद्याशयेषु स्वयमेव भिन्नष्वेति व्याचक्षते अंतर्भिन्नेषु अधस्त्राविषु जीवनोक्तैः नेत्रेष्विति हिरणाभिबस्तिजेषु भिन्नेषु तेषां मर्मत्वाद बाह्य आभ्यंतरा वा वर्ज्याः कदाचनेति पाके अपाके वा तथा च भोजः असाध्यो मर्मजो गेयः पक्वोऽपक्वश्च विद्रति सन्निपातितोऽप्येवं पक्वम एव तु बस्तिजः त्वगजो नाभिरधो यश्च साध्यो मर्म समीपजः अपक्वश्चैव पक्वश्च साध्यो नोपरि नाभिजः इति अत्र मर्मज शब्देन हृदयनाभि जावुच्यते बद्ध निष्पन्दमिति बद्धमूत्रम एतस्मस्तिजे प्रायः। मतलब अंतर्विद्र की साध्य साध्या अवस्था को कहते हैं अधस्त्रेषु इत्यादि नाभि आदि अधोभागज विद्रदी समय पाकर जब स्वयं ही फूटकर अधोमार्ग से निकलती है तब रोगी रोगी बच जाता है। श्रुतेषु ऊर्ध्वम न जीवति ऊर्ध्व मार्ग में होने वाला विद्रदी जब फूटती है तब पोए का ऊपर की ओर अच्छी तरह से निर्गम नहीं हो सकता है, इसलिए रोगी का जीवन असंभव हो जाता है। मतलब ऊपर से निकल रही है तो वो अच्छे से नहीं निकल पा रही, इसलिए जो पस वगैरह जो है ना वो अंदर ही अंदर रहता है और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलते जाता है। फिर नाभि बस्ती बढ़ जाए अर्थात हृदय नाभि और बस्ती को छोड़कर शेष प्लीहा क्लोम यकृत में होने वाली। इसका मतलब यह है कि जब विद्रदी की अंतर विद्रदी पक कर लिंग या गुदा के मार्ग से निकलती है तो रोगी बच जाता है, किंतु ऊर्ध्व मार्ग द्वारा बहे तो रोगी नहीं बचता है। इस बार हृदय नाभि और बस्तीजन विद्रदी के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर होने वाली विद्रदी को केवल यदि वैद्य शास्त्र द्वारा भिन्न करे तो स्राव को शास्त्रविद मार्गों द्वारा निकाल दे तो वो कदाचित साध्य हो जाती है, किंतु हृदय नाभि और बस्ती में होने वाली विद्रदी बाह्यतः भिन्नावस्था में साध्य नहीं होती है। साधारणतया वात पित्त कफ और रक्त और शत से होने वाली 5 विद्रदियां साध्य होती हैं, किंतु सन्निपात से होने वाली जो विद्रदी है वह साध्य नहीं होती है। सब प्रकार की विद्रदियों की आमावस्था पक्वावस्था और पच्यमानावस्था शोध के समान ही होती है। इनके लक्षण आगे ही कहे जाने वाले व्रण शोध अधिकार में देखने चाहिए। उदर में आदमन हो जाए, मूत्र रुक जाए, वमन हिचकी और स्त्राव तथा सर्वांग में होने वाली पीड़ा होने लगे और श्वास पीड़ित मनुष्य को विद्रदी नष्ट कर देती है। ये इन्होंने साध्य साध्यता बताई है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। उपद्रव आदमातम बद निष्यंदम छर्दि हिक्का तृषान्वितम रुजाश्वास समायुक्तम विद्रदि नाशेन नरम। मतलब अगर पेट फुल रहे, आधमान हो रहा है, मूत्र में रुकावट हो रही है, मतलब वहां का जो यूरिनरी सिस्टम है वो अगर गड़बड़ हो रहा है, पेट फुल रहा है, वमन हो रहा है, हिचकी हो रहा है, प्यास पीड़ा और श्वास हो रहा है, इन उपद्रव से युक्त अगर विद्रदी होती है, अब ये सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है और मर्म स्थानों पे भी उसका फैलाव हो गया है तो ये रोगी को मार डालती है, इसमें पेशेंट नहीं बच पाता है। और ऐसा बताया गया है कि विद्रदी जन्म से एक भयंकर रोग है, इसलिए व्रण होने पर भी इसे सामान्य व्रणों से भिन्न माना जाता है। और ऐसे बहुत बार देखा गया है कि गर्भाशय में अगर गुच्छाकार विद्रदी हो जाती है और थोड़े समय के बाद ऑपरेशन किया जाए तो वो बच जाते हैं, लेकिन बाद में गर्भाशय को अगर हमने नहीं निकलवाया तो वो रोगी को जान भी ले सकती है। ऐसे बहुत बार कॉम्प्लिकेशन देखा गया है। अंतर्विद्रदी जो रहती है वो अंतर्विद्रदी इंटरनली जो रहती है वो हृदय नाभि बस्ती गर्भाशय क्लोम यकृत वृक्क आदि आभ्यंतरीय अंगों में श्लेष्म कला अथवा मांस में हो जाती है। यह अस्थियों में भी होती है और अस्थि तक भी जा सकती है विद्रदी। और दूसरा क्या है कि ये ज्यादातर त्वचा और श्लेष्म कला का रोग है, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गुच्छाकार ये विद्रदी होती है, ये अस्थि विद्रदी तक भी जाती है।
आप लोग का कुछ मत है तो इस पे कुछ बोल सकते हैं। कंचन मैम, महेंद्र सर, आप लोगों ने विद्रदी के पेशेंट देखे हैं क्या, एब्सेस के? प्रणाम सर। जी मैम, बताइए मैम। सर बहुत अच्छा टॉपिक है ये सच में। और पेशेंट देखते हैं सर, मैंने जो नाभिगत विद्रदी वाला पेशेंट ठीक किया था, मुझे अभी आश्चर्य हो रहा है कि उसमें असाध्य बताया गया है। पर सर वो 3 महीना तक मतलब उसका अम्बिलिकल हर्नी का सर्जरी करने के बाद जब वुंड हील नहीं हो रहा था, मतलब हम हमारा पूरा हाथ उसके पेट के अंदर डाल सकते थे, इतना बड़ा मतलब एम्प्टी था वो पूरा, अंदर से पूरा मसल डेवलप ही नहीं हुए थे, पूरे लेयर्स ही डेवलप नहीं हुए थे, क्योंकि वो पूरा पस फॉर्मेशन होने की वजह से वहां पे पूरा खाली हो गया था वो पोर्शन। तो सर मैंने उसको 1 महीने का जब मेडिसिन लिखा तो वो हल्का हल्का भरना स्टार्ट हुआ, मुझे फिर भी उसको 4 महीने लगे थे सर, वो पूरा विद्रदी पूरा हील होने के लिए। पर वो पेशेंट ठीक हो गया था। पता नहीं, हो सकता है कि भगवान की मेहरबानी हो, आपका आशीर्वाद साथ हो, पर वो पेशेंट ठीक हो गया था सर। और अभी भी वो ठीक ही है, क्योंकि गांव साइड में रहता है वो। अभी भी सुबह सुबह मुझे कभी कभी 3-4 दिन में एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है। मतलब उसको अभी भी लगता है कि मैंने उसको बचाया शायद। पर बचाना, मैं तो मेडिएटर हूँ, शायद उसको बचना था, भगवान की मर्जी थी इसलिए वो बच गया। नहीं तो सच में वो मुझे भी मतलब पेशेंट देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उसको ठीक कर पाऊंगी। जी सर। वो तो पेशेंट का बल देखते हैं, अग्नि देखते हैं कि कैसा है, ओज देखते हैं तो पेशेंट बच जाता है। और ओज का क्षय हो गया है ज्यादा, और अग्नि मंद है, आमावस्था ज्यादा है, तो नहीं बच पाता। आप लोग के कोई पेशेंट के बारे में कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। तनिका मैडम, आप कोई केस केस के बारे में पूछना चाहती हैं तो बताइए। इसके अलावा कोई पेशेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो अभी पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। सर मैंने आज केस टेकिंग करवानी है एक पेशेंट की सर। लेकिन कैसे होगा? तो हम अच्छा शाम अच्छा। को क्लिनिकल संभाषा करें आज 9 बजे। सर हाँ जी सर, वो पेशेंट एक्चुअली उसका एचबी ना सर बहुत कम हो जाता है, 3 ग्राम तक उसका एचबी चला जाता है। तो आज फिर से अभी उसने ब्लड चढ़वाया है, पहले भी उसका 5 ग्राम था। तो इसलिए ठीक सर एक बार वो करवानी है, थोड़ी पेशेंट का ठीक है। क्रिटिकल है। तो आप क्या करिए, आप ग्रुप में लिखिए कि डॉक्टर नवीन जोशी सर, आज 9 से 10 की संभाषा होनी चाहिए, हमें ठीक है पेशेंट सर। लाना है। फिर वो सर ऑन कर देंगे जूम, क्योंकि सर के हाथ में है ना, तो आज हम कर देंगे। हमने ऐसे पहले भी बोला है कि कभी कभी जब इमरजेंसी होगी तो हम संभाषा करेंगे। तो आज संभाषा होगी, 28 तारीख ठीक। को शाम को 9 बजे हम लोग मिलेंगे। जी जी सर, जी सर, हाँ, प्रणाम और भी सर। कोई आप लोगों में से किसी को पेशेंट के बारे में केस टेकिंग कराना है तो आप लोग आ सकते हैं। आज 9 बजे संभाषा होने वाली है। ठीक है। पाठक सर। हाँ, प्रणाम अ, सर, बताइए सर। प्रणाम सभी को। जो अभी मैम ने बताया है, हाँ, जिसका भी बचने की उम्मीद नहीं थी, उस पेशेंट का उनको ग्रुप में अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह लिख दे तो सबको कंचन जानकारी मैम, मिल आप जाए। बताएंगी कि वो पेशेंट को आपने क्या दवाई दिया था जो नाभि वाला हुआ था? जी सर, उसमें मैंने त्रिकटु, सॉरी, सूक्ष्म त्रिफला दिया था। और मैंने पाउडर फॉर्म में बंग भस्म, स्फटिक भस्म, कासिस भस्म, वसंत कुसुमाकर, गिलोय सत प्रवाल पिष्टी ऐसे कॉम्बिनेशन दिया था। केशर गुग्गुल चलाया था मैंने। और कहरवा पिष्टी का जो ऐसे एप्लीकेशन दिया था ऊपर। जब वो पूरा काफी हद तक, मतलब वो ऊपर तक 70-80% वो भरते हुए मुझे नजर आया, क्योंकि उसको मैं ड्रेसिंग करने भेजी थी, मैं तो खुद नहीं ड्रेसिंग करती थी। पर वो ड्रेसिंग करने भेजती थी, तो वो ड्रेसिंग करते करते जो ड्रेसिंग कर रहा था उसने ही बताया था कि वो हील हो रहा है करके। तो जब वो काफी सुपरफिशियल जब आया ना ऊपर तक, तब हमने कहा कहरवा पिष्टी का लेप लगाना स्टार्ट किया था, मतलब वहां पे कायाकल्प तेल और कहरवा पिष्टी। तब तक कि उनका जो ड्रेसिंग पहले से जो चल रहा था फर्स्ट डे से, वो ही कंटिन्यू किया था। बाकी मेडिसिन कुछ नहीं थी एलोपैथी की, क्योंकि वो एलोपैथ ने सीधे बोल दिया था, ड्रेन भी लगाया था उनको। उन्होंने बोल भी दिया था कि ड्रेन लगाया है, तो ये ड्रेन जब तक नहीं हटेगा, जब तक पस फॉर्मेशन स्टॉप नहीं होगा। पर 20 डेज में पस फॉर्मेशन स्टॉप हुआ था, 20 डेज के बाद उन्होंने वो ड्रेन भी निकाल दिया था। और हमने उनको पूरा आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ही ठीक किया फिर आगे। और सिंपल यही ट्रीटमेंट मैंने कंटिन्यू 3 महीना तक चलाई थी। फिर जैसे जो घाव भरना स्टार्ट हो रहा था,
तब उनको इचिंग होना स्टार्ट हुआ था और वो इच करती थी। तो मुझे फिर लगा कि इचिंग की वजह से वो फिर से घाव ना बड़ा कर दे, इसलिए फिर लोकल एप्लीकेशन के लिए मैंने कहरवा और ऑयल कंटिन्यू लगाने के लिए दिया था, क्योंकि उनका फिर एलोपैथी का ड्रेसिंग भी बंद हो गया था। तो हमने कुछ हमारा ही ऐड करना था, तो मुझे लगा ऑयल बेस्ड रहेगा और कहरवा पिष्टी बेस्ड रहेगी। तो उससे काफी हद तक हर 2-3 दिन में हम उनकी पट्टी चेंज करते थे, वो घर पे उनकी बेटी चेंज करती थी और काफी अच्छे से हील हो गया था। मैंने उसके पिक्चर्स वगैरह भी शेयर किए ग्रुप में। एक्चुअली मैंने प्रिस्क्रिप्शन भी शेयर किया था। अभी पिक्चर्स है मेरे पास, मैं पिक्चर्स भेजती हूँ थोड़ी देर में। जी सर। ठीक है, आप पिक्चर भी भेजिए और क्या क्या दिया था ये एक बार लिख दीजिए, लोग को काम बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। गुरुजी जो कहरवा पिष्टी, जो या कहरवा शबई इसको बोलते हैं, ये ईरान में जो घास पे ओस पड़ती है ना, जी। उससे बनती है, ठंडी होती है कहरवा। जी। और सरदार जी, आपकी बहन का तबीयत अभी कैसा है? कितना % इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से? बताता हूँ सर, बताता हूँ। मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। बाकी जो AKT वगैरह जो एक दो दवाइयाँ और दी थी मैं पहले, पहले ये खत्म हो जाए फिर वो बाद में वो ला कर दूंगा। आगे मैं उनको जड़ी इस प्लेटफॉर्म पे लाता रहूंगा जैसे जैसे ठीक होगे ना वो। है हाँ, जी? जरूर। अगर यही चीज आप ऐसे एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते तो नहीं आता रिजल्ट शायद। नहीं सर, ऐसे मतलब सबका ज्ञान बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। बढ़िया चीज है ये। जी। मतलब इस पे जो टाइम स्पेंड करते हैं अच्छा लगता है बात सबको। ठीक है। तो तनिका मैडम जी, आप ग्रुप में लिख दीजिए कि आज हमें संभाषा चाहिए, और फिर उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और आज 9 बजे मिलते हैं हम लोग। जी ठीक है। सर। जी आप सर, लोगों थैंक में यू। से और भी वैद्य लोगों को किसी को भी केस टेकिंग कराना है तो आप लोग लेके आइए, हम लोग केस टेकिंग करेंगे। आज 9 बजे एक संभाषा होगी। एक सर, मेरे मेरे से मेरा छोटा भाई है ना, उसकी हाँ। वाइफ को अभी पेट स्कैन बोला है आने वाले दिनों में PGI पे। उसकी हाँ। छाती पे थोड़ा गांठ टाइप है, फिर पूरे टेस्ट टूस्ट आ जाए मैं ग्रुप में डाल दूंगा, फिर केस टेकिंग करवाऊंगा मैं। अभी नहीं, अभी थोड़ा अगले अगले महीने में। ठीक है सर। ठीक है। आप लोग को हमारा जब भी इमरजेंसी में कराना हो आप लोग ग्रुप में लिखिए, हम लोग जरूर केस टेकिंग करेंगे। सत वचन सर, सत वचन। ठीक है। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। व्रण शोध का जो चिकित्सा है वो हम लोग कल करेंगे। आज हम सब करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। ग्रुप में लिखिए, शाम को 9 बजे आज मिलते हैं संभाषा के लिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। सबका दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।